हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विनोद सर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 के एमसीक्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी फ्लेमिंग ने, फेराडे ने, एम्पियर ने और ओरस्टेड ने। प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इस प्रभाव की खोज साइंटिस्ट ओरस्टेड ने की थी। तो क्या उत्तर हो गया आपका? ओरस्टेड। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ओरस्टेड ने। एमपी बोर्ड की 2024 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, न विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र। यह प्रश्न एमपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने धारा के चुंबकीय प्रभाव में यह पढ़ा है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, कौन उत्पन्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र? गतिमान आवेश। पर केवल विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब आवेश स्थिर होगा तब केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। और जब आवेश गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम है। तो वही चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि बीडीएल बराबर म्यू नॉट आई। ये एम्पियर का परिपथी नियम है। अगले प्रश्न पर 20 एम्पियर धारा के अनंत लंबाई के सीधे तार में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 20 एम्पियर धारा एक अनंत लंबाई के सीधे तार में प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? हमें एक तो दे रखी है धारा, वो है 20 एम्पियर, और उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। सेंटीमीटर को कहां बदल दे मेरे बच्चों? मीटर। तो ये हो गया 10 की घात -1। और क्या ज्ञात करना है? तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात। ये प्रश्न में इंफॉर्मेशन जो छुपी थी हमने लिख ली। अब एक इंफॉर्मेशन और है इसमें कि भाई अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए आपको यह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई। अनंत लंबाई के चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो गया म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बाई आर। अब इस सूत्र में वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10 की घात -7, 2 गुणा आई की जगह लिख दिया हमने 20, आर का मान है 10 की घात -1। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4। अब ये 1 0 इधर 10 की घात -6 और एक और ऊपर चला गया तो 10 की घात -5 टेस्ला तकला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला। ये हो गया मेरे भाई तीसरे वाला उत्तर। सरल है, कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर 1 मीटर दूर निर्वात में रखे दो परस्पर समांतर तारों में 1 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही। देखो भाई, दो तार हैं, इन तारों में, दोनों ही तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इधर भी 1 एम्पियर है और इधर भी 1 एम्पियर है। दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर दी गई है। अब 1 एम्पियर धारा बह रही है और प्रत्येक तार पर हमें बल चाहिए। देखो, सबसे पहला काम तो ये करें कि ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जब भी तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो उसमें लगने वाला बल आकर्षण होता है। तो जो जो उत्तर में प्रतिकर्षण आ रहा है वो वाले उत्तर तो अब हो नहीं सकते। अब 50% प्रोबेबिलिटी हो गई है कि 1 और 3 में से कोई न कोई आपका एक सही है। ठीक है, उस पर भी आते हैं। प्रति एकांक लंबाई में जो बल होगा
चुंबकीय बल है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बटे R, यह सूत्र। R भी आपका कितना है, 1 मीटर है, ये R 1 मीटर है, I1 I2 भी 1 है, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान है 10 की घात -7, 2 गुणित बाकी सब मान क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। अगले प्रश्न, चल कुंडली धारामापी की कुंडली लपेटी जाती है नर्म लोहे की फ्रेम पर, स्टील के फ्रेम पर, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, इनमें से किसी भी फ्रेम पर नहीं, यानी कि आपको उत्तर याद होगा इसका अच्छी तरह से कि नर्म लोहे की फ्रेम पर लपेटी जाती है। किस पर लपेटी जाती है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली तो नर्म लोहे की फ्रेम के ऊपर लपेटी जाती है। अगला प्रश्न है कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के तात्विक प्रभाव पर और धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो देखो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है भाई, जो दिष्ट धारामापी है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, और जो आपका एसी वाला जो धारामापी है जिसमें अपन एसी एमीटर, एसी वोल्टमीटर उनकी बात करेंगे, तो वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव और धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगले प्रश्न पर, यदि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G, एमीटर का प्रतिरोध A और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V हो तो इनमें से कौन सा संबंध सही है, समझ के चलते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ भाई, वोल्टमीटर में मैंने आपसे पढ़ाया था कि वो वोल्टमीटर वो अच्छा माना जाता है जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारे पास हम ये मान के चलेंगे आदर्श वोल्टमीटर। एमीटर वह अच्छा माना जाता है जिसका प्रतिरोध लगभग 0 हो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला मिल गया, ये बीच वाला, ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया बेटा सेकेंड वाला। अगले प्रश्न, पहला है कि भाई एक आवेशित कण है, आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लोरेंज बल, तो लोरेंज बल का सूत्र आप सभी को याद है, F बराबर QVB साइन। समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल की प्रकृति होती है, तो समान दिशा में आकर्षण प्रकृति के होते हैं और विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण प्रकृति के होते हैं, ये रट जाना चाहिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श एमीटर का 0 होता है, बिल्कुल याद करना। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि धारावाही परिनलिका रिक्त स्थान की भांति व्यवहार करती है, तो चुंबक की भांति व्यवहार करती है, चुंबक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। शंट के उपयोग से धारामापी की रिक्त स्थान कम हो जाती है, तो सुग्राहिता कम हो जाती है। शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। अगले प्रश्न, चुंबकीय बल का सूत्र है, लोरेंज बल का सूत्र है चुंबकीय बल F बराबर QVB साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो चुंबकीय बल होगा, तो F बराबर QVB साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, यानी बल क्या आया, मिनिमम आया, तो F होगा आपका न्यूनतम। अगला प्रश्न है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर वही वाली बात, F बराबर QVB साइन थीटा यानी कि साइन 90 बेटा, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि बल यहां पर क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम, अधिकतम। V दिया है 2 टेस्ला, V 3 मीटर पर सेकेंड और Q दिया है 5 कूलाम, थीटा 90 डिग्री हो तो बल होगा। सूत्र है बल का F बराबर QVB साइन थीटा, चुंबकीय बल की बात हो रही है, तो हमारे पास Q है 5, V है 3, V है 2 और साइन 90, इसका मान 1, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 न्यूटन, ये तीसरे वाला से। अगले प्रश्न पर, चुंबकीय बल किस पर निर्भर नहीं करता, आवेश के चिन्ह पर, आवेश की गति पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर या तापमान पर। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया देखते से ही कि उत्तर सही कौन सा है, तापमान, क्योंकि तापमान पर ये निर्भर नहीं करता है चुंबकीय बल, आवेश पर डिपेंड करता है, आवेश की गति पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सूत्र में तीनों ही चीजें आती हैं, QVB साइन, Q पर डिपेंड है, V पर डिपेंड है, B पर डिपेंड है। यदि आवेश V वेग V से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और जो
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, v लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो इसका पथ सीधी रेखा में होगा, वृत्ताकार होगा, या प्रवलयकार होगा, या सर्पिल होगा। तो आपको याद रखना है कि जब समांतर प्रवेश करती है तो सीधी रेखा में होगा, और जब लंबवत प्रवेश करती है तो वृत्ताकार होता है। अगले प्रश्न पर, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र है। अब भाई जो चुंबकीय क्षेत्र में आप बात कर लें कि भाई ये है ना, अब जो बल है आपका जो इसको चुंबकीय क्षेत्र में चलाता है, वो एक तो अब ऐसे ही घूम रहे हैं ना वृत्ताकार मार्ग पर, तो वृत्ताकार मार्ग पे चलते हैं तो कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्री बल की। और बल तो हमारे पास जो फिक्स है क्यू बी साइन थीटा, क्योंकि हम 90 की बात कर लेते हैं, साइन 90 की पर बात कर लेते हैं। बी से बी का जीवन लीला ऐसे समाप्त कर दो बेटा आप। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? त्रिज्या चाहिए, तो आर बराबर एम वी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बी। ये सेकेंड वाला आपका सही हो गया। अगले में आते हैं, वृत्ताकार पथ का आवर्तकाल है, आवर्तकाल चाहिए आपको, तो टी बराबर, अब भाई एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2 पाई आर बाई बी। अब आर हमारे पास ये रहा एम बी अपॉन क्यू, तो ये यहां रख दे, एम बी अपॉन क्यू बी। इस वी से वी कट जाएगा, तो 2 पाई एम अपॉन आ जाएगा बेटा क्यू बी, यानी कि सेकेंड वाला सही हो गया। कितने सरल है। गतिमान आवेश पे लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? फिर वही वाली बात, क्यू वी बी साइन थीटा। आवेश पर बिल्कुल कर रहा है, वेग पर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर कर रहा है, यानी सभी पर डिपेंड करता है। तो हमारा उत्तर क्या है? सभी पर। वायु सावर्त का नियम किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, या गुरुत्वीय क्षेत्र से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऐसा ऑप्शन होगा ये, ठीक है। तो किस पर डिपेंड है? चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए रूल होता है, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। वायु सावर्त का नियम किससे संबंधित हो गया है ना, ये वाला रिपीट हो गया ये, तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। अगले प्रश्न, हाँ ये कहता है कि भाई वायु सावर्त का नियम किस पर निर्भर करता है? धारा पर निर्भर करता है, चालक की लघु लंबाई पर निर्भर करता है, चालक एवं बिंदु के बीच के कोण पर निर्भर करता है, किस पे करता है? तो नियम याद करो, ये था आइडियल साइन थीटा बाई आर। सबसे पहले तो धारा पे बिल्कुल डिपेंड करता है, चालक की लघु लंबाई अल्पांश पे डिपेंड करता है, चालक एवं बिंदु के बीच के कोण यानी साइन थीटा पर निर्भर करता है, यानी ये सभी चीजों पर निर्भर करता है, यानी उपरोक्त सभी पर। अगले प्रश्न, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। इसके लिए डेरिवेशन हमने किया हुआ है, क्या था? म्यू नॉट एन आई बाई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा ये वाला, फेरों की संख्या इसने दी नहीं है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले पर आते, वायु सावर्त के नियम से ज्ञात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? तो वायु सावर्त के नियम से ज्ञात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर आते, एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बराबर होता है। तो भाई जो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, तो समग्र धारा का म्यू नॉट गुना। एम्पियर का नियम किसके समतुल्य है? भाई जब हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, पहले चैप्टर में जब आप एम्पियर का नियम पढ़ते हैं, पहले चैप्टर में आप गाउस का नियम पढ़ते हैं, वैसे ही इस चैप्टर में आप एम्पियर का नियम पढ़ते हैं। तो ये एम्पियर का नियम गाउस के नियम के जैसा है, ठीक है। पहले चैप्टर में हम गाउस का नियम पढ़ते हैं और इसमें एम्पियर का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एम्पियर के नियम से कैसे निर्धारित की जाती है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एम्पियर के नियम में कैसे डिसाइड होगी?
तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। ठीक है, परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होता है? भैया परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, बात करें तो परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। ठीक है, तो हर समान होता है भीतर। और परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनलिका के बाहर यहाँ कहीं अगर बात करेंगे तो लगभग लगभग क्या होता है, शून्य के आसपास होता है। ठीक, तो शून्य के निकट होता है। आदर्श परिनलिका की अगर बात करें तो आदर्श परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, जब हम परिनलिका की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बोल रहे हैं शून्य के लगभग निकट। तो परिनलिका, जब आदर्श परिनलिका की बात करेंगे तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, लगभग लगभग शून्य होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।